हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जितनी भी जानकारी हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं आप लोगों से बात, और उम्मीद कर रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपके एग्जामों में मिल रहा होगा। जैसे कि आपने फील किया होगा कि जैसे सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, तो इन एग्जामों में जिन भी तथ्यों से रिलेटेड हम बात करें वहां से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंच रहा होगा। और आने वाले जितने भी आपके एग्जाम है उनमें सब में हम लोग सब मिलकर इसी बात पे लगे हुए हैं, इसी बात की कोशिश में हैं कि किस प्रकार हम तैयारी करें। और उस तैयारी में हम लोग आपकी हमारी मुख्य कोशिश इस बात की करें कि जहां से भी तथ्य आपकी चर्चा में आए वहां से आप मेमोराइज करें और उन्हीं तथ्यों की आप तैयारी करें। ठीक है। हम लोगों ने शायद कल आपने क्लास देखी होगी कि उसमें हमने जितने भी भारत में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं उनके बारे में बात करी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा होता था, उसका नाम चेंज किया गया 2021 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। उसके बाद हम लोगों ने अर्जुन पुरस्कार के बारे में बात करी, द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में बात करी। द्रोणाचार्य पुरस्कार दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, एक नियमित श्रेणी जिसको इंग्लिश में रेगुलर बोल दिया जाता है, और एक आपकी जीवन भर की उपलब्धि जिसको इंग्लिश में लाइफ टाइम अचीवमेंट बोल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो किसी भी यूनिवर्सिटी को दी जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो किसी भी संस्थान कॉर्पोरेट से क्षेत्र से संबंधित आपकी हमारे संस्थान को दिए जाते हैं। इसके अलग हमने तेनजिंग नार्गे एडवेंचर पुरस्कार के बारे में बात करी। अब ऐसा नहीं है कि केवल जीएस से रिलेटेड खबरें हैं, लेकिन जीए को आप जीएस से रिलेटेड अगर करके देखते हैं तो टोटल आपकी जो खबरें आपके रिलेटेड होके आ जाती हैं वो पूरी आपकी एक जीएस का पोर्शन क्रिएट करती है। तो इन्हीं तथ्यों पर हम लोग पर डे अपने इस चैनल पर बात कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोग अच्छे से इसका फायदा उठा रहे होंगे। और कोशिश करें जितनी भी खबरों पर हम बात करते हैं उसको आप सही से देखें और पैड डाउन करें, क्योंकि ये खबरें आपके एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली। इन्हीं से हम लोग जीएस बना लेते हैं। इन्हीं खबरों में से आज एक बहुत महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खबर पर हम बात करने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा जितने भी एग्जाम होते हैं, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो सब में महोत्सव और नृत्य से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा मालूम किए जाते हैं। एक महोत्सव है, कुछ खबरें हैं, पहले मैं उन्हें बता देता हूँ, उसके बाद अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे। आप सबसे महत्वपूर्ण खबर लिखें आज की, और सबसे महत्वपूर्ण आपकी खबर ये है कि अभी अभी आपकी हमारी एक महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका आपने नाम सुना होगा, आपकी हमारी शिरुई शिरुई लिली महोत्सव। ये एक महोत्सव है, इसको सब लोग ध्यान से सुन लें और सब लोग लिखें भैया, ये महोत्सव जरूर आएगा आपकी हमारी, कंपलसरी पूछा जाता है। एक महोत्सव अभी आयोजित किया गया और जिस महोत्सव का नाम है आपकी शिरुई लिली महोत्सव। शिरुई लिली महोत्सव जो है, पहले आप ये लिखें, इसका संबंध मणिपुर राज्य से है, मणिपुर से। ठीक है। देखो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ इसके बारे में, आप नोट कर दें, एक लाइन में इसको लिख लें कि यहाँ मणिपुर में अगर हम बात करें तो शिरुई लिली नाम का यहाँ पर एक फ्लावर्स हुआ करता था, एक फूल हुआ करता था यहाँ पर, ये है ना। इस फूल की अमूमन इस फ्लावर्स जो था ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। तो मणिपुर की जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, उसने डिसीजन लिया कि इस फूल के अस्तित्व को बचाने के लिए, जो इस फूल का अस्तित्व है जो लगातार विलुप्त हो रहा है, उस फूल के अस्तित्व को बचाने के लिए इन्होंने इस फूल के नाम पर 2019 ईस्वी में एक महोत्सव स्टार्ट किया, और उस वाले महोत्सव का नाम क्या रखा गया था, शिरुई लिली महोत्सव। और अमूमन नवंबर दिसंबर माह में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 2019 में शुरुआत की गई है। याद रखना, शिरुई लिली महोत्सव का नाम किसके नाम पर रखा गया है, एक फ्लावर से फूल के नाम पर रखा गया जो विलुप्त होने की कगार पर था। एक और दूसरी खबर आप सब लिख लें, एक और महोत्सव है, शायद हमने कुछ दिन पहले और क्लास में आपकी बात करी होगी, एक महोत्सव और है, और इस महोत्सव का नाम है संगाई महोत्सव। मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। और देखो मैं आप लोगों से सभी से इस बात की कोशिश कर रहा हूं पिछले काफी समय से कि हम लोग ऐसा क्यों ना पढ़ें जो आपके एग्जामों में पढ़ा हुआ आ जाए। जैसे कुछ लोगों की आपकी डिमांड है
किस सब्जेक्ट में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन की और भी क्लासेस हम करेंगे, आगे भी उसको कंटिन्यू रखेंगे, और भी सब्जेक्ट जैसे इन्वायरमेंट की में स्पेशल क्लासेस शुरू करने वाले हैं हम इस चैनल पर, जो स्पेशल फॉर टीचिंग के लिए होंगी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी होंगी, और अदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके तथ्य होते हैं, उन पर भी हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपके इस चैनल पर बात करेंगे। लेकिन आप सुनते रहें और उन चीजों पे हम ध्यान लगाएं। देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, कृपया सभी लोग इस बात को सभी लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें हमारे चैनल को, लोगों से आप ये कहें कि सब्सक्राइब करें, और कोशिश इस बात की करें कि जहां से भी हम लोग क्लास में बात करें केवल उतना ही पढ़ना है। मैं आपसे बार बार मना करता हूं, ना किसी बुक की जरूरत होती है, ना किसी भी आपकी तथ्यों की जरूरत होती है। जहां से भी हम बता रहे हैं आपको, उन तथ्यों को आप पढ़ते रहो, उसी में से हम लोग आपकी सब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा पढ़ा हुआ, लेकिन बशर्ते शर्त ये है कि वो आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। जो भी मैं क्लास में बता रहा हूँ कि आज इसके बहाने ये चीज चर्चा में, आज इसके बहाने ये चीज चर्चा में, जैसे अभी हमने पिछले दिनों में आपकी परसों वाली क्लास में 1 दिसंबर की बात करी थी कि विश्व एड्स दिवस मनाया गया, तो एड्स के बहाने पूरा वायरस वाला टॉपिक चर्चा में है। वायरस वाले टॉपिक को आप बड़े ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि 2 क्लासेस वायरस के ऊपर पढ़ा हुआ है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर, और उसमें एक 27 नवंबर की क्लास है और एक शायद 22 नवंबर की क्लास है, उन्हें जरूर देखें, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे जैसे तथ्य चर्चा में आएंगे मैं टोटल बताता रहूंगा, सब्जेक्ट वाइज भी हम क्लासें यहाँ पर अपलोड करते हैं। एक और महोत्सव है, इसको आप सुन ले, संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव आपने ये पढ़ ही लिया होगा हमारी पिछली क्लास में कि इसका आयोजन भी मणिपुर राज्य में ही होता है। ये लिख लेना, इसका आयोजन 21 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य में किया जाता है मणिपुर राज्य में, ये जरूर आपकी याद रहे। और देखो क्या है, संगाई जो महोत्सव है, ये महोत्सव एक हिरण के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये जरूर याद रखें, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं, और देखो हम आपके लिए वो सब तथ्य लेकर आ रहे हैं जो शायद आपने कभी ना पढ़े हो, ना कभी सुने हो, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि वन लाइन मेथड में आप लोगों को क्वेश्चनों से कोई फायदा नहीं है। अब लोग तथ्यों पर काम करें, क्योंकि तथ्य गहराई से बहुत ज्यादा बुझे जा रहे हैं, तो इसलिए उन पर आप काम करें। संगाई महोत्सव का नाम एक हिरण के नाम पर रखा गया। ये एक विशेष प्रकार का हिरण जो है वो मणिपुर राज्य से आपके पाया जाता है। इस हिरण के नाम पर इस महोत्सव का नाम रखा गया, और इसका आयोजन किस राज्य में होता है? मणिपुर में। सुन ले मुझे ध्यान से, पहले संगाई महोत्सव को मणिपुर महोत्सव के नाम से जाना जाता था। मणिपुर महोत्सव, मणिपुर महोत्सव के नाम से इसे पहले जाना जाता था, लेकिन 2010 ईस्वी में इसका मणिपुर महोत्सव का नाम परिवर्तित करके जो है वो आपका कर दिया गया था, संगाई महोत्सव कर दिया गया। ये आप डेटा डाउन कर दे, लिखें कि हमारे भारत में यदि हम बात करें तो संगाई महोत्सव का नाम जो था पहले मणिपुर महोत्सव था। मणिपुर महोत्सव से इसका नाम चेंज करके 2010 में 2010 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? संगाई महोत्सव आपका कर दिया गया है। इसका आयोजन 21 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य में आपके मणिपुर राज्य में होता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी 30 नवंबर को मणिपुर में, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, जब इस महोत्सव का आपकी समापन हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए उन्हें बधाई दी। ये तथ्य है, इसको आप थोड़ा सा आपके पैड डाउन कर लें और लिख लें, शिरुई लिली महोत्सव और एक संगाई डिटेल है, ये फ्लावर्स के आपकी हमारी, और ये हिरण के नाम पर पहले इसको कहा जाता था। एक और उत्सव मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये डेटा आप जरूर लिखें, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके सभी एग्जामों के लिए। एक डेटा और आप लिख लें, और वो डेटा ये है कि एक और महोत्सव का नाम सुना होगा आपने, शायद आपको याद होगा, और हमने पिछली क्लास में भी चर्चा करी होगी, हॉर्नबिल महोत्सव। एक और महोत्सव है, एक और फेस्टिवल होता है हॉर्नबिल महोत्सव, ये बहुत ज्यादा बोला जाता है। इस महोत्सव का संबंध जो हॉर्नबिल का है वो नागालैंड राज्य से है। नागालैंड है, नागालैंड ये भी पूर्वोत्तर राज्य है भारत का। इस राज्य में अब इसके बारे में तथ्य लिख लें आपकी कि हॉर्नबिल महोत्सव की जो शुरुआत है वो 2000 ईस्वी में हुई है। इस महोत्सव की जो शुरुआत है वो 2000 ईस्वी में हुई थी, 2000 में। और याद रखना, हॉर्नबिल जो है वो एक पक्षी का नाम है, एक बर्ड्स का नाम है, जो नागालैंड के जंगलों वनों में बहुत अत्यधिक मात्रा में आपके वहां पाया जाता है। बड़ा सुंदर पक्षी है, इसकी जो आपकी चोंच होती है वो काफी लंबी होती है, देखने में काफी
सुंदर और आकर्षक लगता है, तो उसी पक्षी के नाम पर आपकी इस त्योहार, इस फेस्टिवल, इस महोत्सव की शुरुआत नागालैंड में 2000 ईस्वी में की गई थी। और इस महोत्सव की शुरुआत जो होती है वो प्रति एक वर्ष 1 दिसंबर से की जाती है। ये डेटा आप जरूर लिख लें। तो जैसे हमने आपकी 3 महोत्सव के बारे में बात करी कि शुरुई लिली महोत्सव है, संगाई महोत्सव है, हॉर्नबिल महोत्सव है, तीनों अलग अलग राज्यों में आपकी इसका आयोजन हुआ जा रहा है। तीनों पूर्वोत्तर आपकी हमारी संबंधित आपकी महोत्सव है। इस डेटा को लिख लें। और जो पिछली क्लास में हमने कुछ दिन पहले कुछ महोत्सव आपके लिए आपके डाले हैं, तो उन महोत्सवों को उस क्लास में जाकर देख लें। आप एक पूरा अच्छा सा टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आप ध्यान से देख रहे होंगे कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जामों में मालूम किए जा रहे हैं। तो इसलिए आपकी हमारी ये डेटा आपके पास होना चाहिए। 3 महोत्सव में तीनों को आप आपकी ध्यान से याद करने लिख लें, क्योंकि इनकी संभावना सबसे ज्यादा है। आपकी तीनों अलग अलग है। शिरुई लिली एक प्लांट्स के आपकी हमारी नाम पर मनाया जाता है। उसके बाद संगाई महोत्सव हिरण के नाम पर उसका नाम रखा गया है। और उसके बाद हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये बर्ड्स यानी कि एक पक्षी के नाम पर मनाया जाता है। इसको आप लिख लें। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे बड़ा महोत्सव है। और याद रखना, एक बार ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था, हॉर्नबिल महोत्सव को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि महोत्सवों का महोत्सव, महोत्सवों का महोत्सव, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, ये वाला फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल इंग्लिश में ये पढ़ा जाएगा। तो फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल का मतलब ये होगा कि महोत्सवों का महोत्सव, यानी नागालैंड का सबसे बड़ा महोत्सव, जिसको महोत्सवों का महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल वो कौन से महोत्सव को जाना जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव को जाना जाता है। इसको आप लिख लें। 3 आपकी बड़े महत्वपूर्ण डेटा आपके लिए। तो अब देखो, जैसे इनकी चर्चा हो रही है 1 दिसंबर या 30 नवंबर के बहाने, तो आप सारे के सारे जितने भी राज्यों में अभी हाल फिलहाल में महोत्सव का आयोजन किया गया उनको आप याद रखें। और आप देख रहे होंगे सीजीएल के पेपर जैसे आपके परसों से या कल से आपके स्टार्ट हुए हैं, तो इन सभी पेपरों में इससे रिलेटेड कुछ तथ्य मालूम किए जा रहे हैं, उसको आप जरूर लिखें। उसके बाद अगली खबर पे मैं आता हूं, और ये खबर है जिस पर हम डिटेल में बात करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये आपकी मेन खबर है जिस पर हम बात करने वाले थे, लेकिन ये तथ्य आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने कुछ दिनों पहले पढ़ा होगा कि भारत में एक नई मुद्रा लॉन्च की गई थी, और उस मुद्रा का नाम रखा गया था ई रूपी। ई रूपी है ना, इंग्लिश में आपकी ई रूपी ऐसे लिखा जाएगा, ई। ये मुद्रा लॉन्च की गई थी। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, एक बार सभी लोग ध्यान से 16 नवंबर 2022 में एक क्लास हमने अपलोड करी है इसी चैनल पर। इस वाली क्लास को आप ध्यान से देख लें, जब आपकी पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर उसको छोड़ देता हूँ जो हमने 16 नवंबर को आपकी जिक्र किया था। तो 16 नवंबर 2022 ईस्वी में इसी हमारे चैनल पर एक क्लास पड़ी हुई है। ई रूपी की पूरी डिटेल उसमें बताई गई है। मुझे बहुत ज्यादा संभावनाएं इसकी लग रही हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्मेट में, हर सेट में शायद इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको रखा हुआ जरूर मिलेगा। हमने देखो आपकी इस वाली क्लास में आपको बताने की कोशिश करी होगी कि भारत के द्वारा एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है। और डिजिटल करेंसी जो लॉन्च की गई है आपकी, उसका नाम रखा गया ई रूपी। डिजिटल करेंसी को सीबीडीसी के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसका हमने नाम पढ़ा होगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी, ये इसका हमने नाम पढ़ा होगा। इसको जाकर आप लोग ध्यान से देख लें भैया जरूर। 16 नवंबर की क्लास देखो, ऐसा होता है, मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर देता हूँ कि किसी भी देश में जो मुद्रा व्यापक रूप से बैंकों के द्वारा व्यक्तियों के हाथों में चलती है, उस मुद्रा को भौतिक मुद्रा कहते हैं, है ना, भौतिक मुद्रा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल करेंसी, भौतिक मुद्रा कहते हैं। जैसे हमारे भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, इंग्लैंड में पाउंड चलता है। जैसे संयुक्त अरब अमीरात में अगर हम बात करें तो दिरहम चलता है, सऊदी अरब में रियाल चलता है। ऐसे ही हमारे देश में रुपया जो चलता है, जो हाथों से फिजिकली टच हम कर सकते हैं, वो फिजिकल करेंसी भौतिक मुद्रा होती है। इसके अलग जब किसी भी देश में कोई भी मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर होने लगे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर होने लगती है,
तो उस वाली मुद्रा को क्या बोल दिया जाता है, डिजिटल करेंसी या डिजिटल मुद्रा आपकी कह दिया जाता है। ये डिजिटल करेंसी या डिजिटल मुद्रा आपकी हमारी कह दिया जाता है। अब आप ये मत सोचना कि भौतिक मुद्रा को भी तो हम लोग आपके मोबाइल के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं, जैसे ये जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन आपकी प्रोसीजर होते हैं, जैसे भीम ऐप वगैरह होता है, पेटीएम वगैरह, गूगल पे होता है, फोन पे वगैरह होता है। लेकिन फर्क मैंने आपको इस क्लास में बताया होगा कि फिजिकल करेंसी उस करेंसी को कहते हैं जो अमूमन ट्रांसफर तो वो की जा सकती है डिजिटल वे से, डिजिटल माध्यम से, लेकिन उस करेंसी में और डिजिटल करेंसी सीबीडीसी में आपकी डिफरेंस ये होता है, मेन डिफरेंस, कि इस करेंसी को और इस करेंसी में आपकी, जैसे अगर भौतिक मुद्रा है तो इसके लिए ट्रांसफर करने के लिए आपके पास कोई ना कोई एक निश्चित आपकी बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, लेकिन सीबीडीसी के लिए आपकी कोई भी अकाउंट होना कंपलसरी या नेसेसरी या कोई भी आपकी आवश्यक नहीं होता। उसके अलावा आप ये मत सोचना कि एक और डिजिटल करेंसी चलती है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में आपने सबसे ज्यादा नाम सुना होगा, जिसे बिटकॉइन। अब देखो ये भी फर्क हमने इस वाली क्लास में पूरा बताया होगा। देखो भौतिक मुद्रा और सीबीडीसी में तो आपको पता चल गया, डिजिटल मुद्रा को इंग्लिश में सीबीडीसी, सीबीडीसी का फुल फॉर्म जरूर याद रखें। और हमारे भारत में सीबीडीसी जिस नाम से शुरू की गई है उसका नाम ई रूपी रखा गया है। अब देखो इसमें और इसमें फर्क ये होता है कि इसके लिए बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है बैंक में, और इसके लिए विदाउट बैंक अकाउंट से भी इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। वो हमने इस पूरी क्लास में आपकी प्रोसीजर डाल रखा है, जरूर देख लें। मुझे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है और ये आपकी हमारी संभावना सबसे ज्यादा है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा। क्रिप्टो करेंसी में और सीबीडीसी डिजिटल करेंसी में फर्क ये होता है कि क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन होता है, इथेरियम वगैरह होता है, बहुत सारी चल रही हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई भी बैंक इसका आपकी जिम्मेदारी या रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन सीबीडीसी को आपकी हमारी जब चलाती है तो इसके लिए बैंक के थ्रू ही इसका ट्रांजैक्शन किया जाता है। तो है ये भी डिजिटल, लेकिन इसमें बैंक आपकी हमारी ऑथोराइजेशन नहीं करता, इसमें बैंक के माध्यम से ऑथोराइजेशन आपकी प्रोवाइड किया जाता है। तो मेन रीजन आपकी ये होता है इनमें फर्क। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आपकी, अब जैसे कि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि इसको समझने के लिए आप लोग जरूर 16 नवंबर की क्लास को देख लें एक बार, आपको ध्यान से वहां पता चल जाएगा। अब हमारे भारत में सीबीडीसी की जो मुद्रा है वो किस नाम से शुरू की गई है, ई रूपी। इसको तो आप जरूर ही रट ही ले एक तरीके से, सीबीडीसी का फुल फॉर्म है। और एक बात जरूर लिखें आप, हमारे भारत में सीबीडीसी ई रूपी के नाम से जो शुरू करी है वो भारत की केंद्रीय बैंक, अब सबको पता है ना, केंद्रीय बैंक को इंग्लिश में सेंट्रल बैंक बोला जाता है, सेंट्रल बैंक। देखो आप ऐसे मत समझना भैया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक अलग है, लेकिन सेंट्रल बैंक को इकोनॉमिक लैंग्वेज में जब ट्रांसफर करते हैं तो केंद्रीय बैंक होता है। और भारत की सेंट्रल या केंद्रीय बैंक कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक है। यानी किसी भी देश में वह बैंक जो बैंकों को संचालित करती है, मुद्रा का निर्गमन करती है, करेंसी को प्रिंट करती है, छापती है, उसको मान्यता देती है, वो बैंक जो कहलाती है उस देश की, वो कौन सी बैंक होती है, केंद्रीय बैंक। हमारे भारत में ये काम कौन सी बैंक करती है, आरबीआई। तो आप आरबीआई को पढ़ लें, मैं इसकी पूरी क्लास एक अपने इस चैनल पर आपकी डाल देंगे, आपको वहां भी पता चल जाएगा। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस टॉपिक को समझने के लिए आप 16 नवंबर की क्लास को अनिवार्य रूप से देख लें एक बार, है। आरबीआई जो केंद्रीय बैंक है, आप ये जरूर लिखें कि ई रूपी जो सीबीडीसी करेंसी भारत में चली है, इसको आपकी जारी किसके द्वारा किया गया है, जारी जारी करने वाली संस्था भारत की आरबीआई है। और इसको मान्यता जो मिली है, मान्यता मान्यता इसको दी गई है भारतीय सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा इसे मान्यता मिली है। लेकिन जारी करने वाली संस्था, देखो मैं बड़ा जोर दे रहा हूं, ऑथोराइजेशन प्रोवाइड किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन इशू जो जारी करी है इस करेंसी को, वो आपकी हमारी किसके द्वारा किया गया, भारत के सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के द्वारा। सीबीडीसी भौतिक मुद्रा में, सीबीडीसी में, क्रिप्टो करेंसी में फर्क थोड़ा बहुत पता चला होगा, उस क्लास को आप देख लें, पूरी डिटेल आपकी समझ में आ जाएगी। तो इसको जारी, अब देखो जब ये नई मुद्रा जारी की गई, पहली बात तो ये है कि भारत सीबीडीसी आपकी हमारी करेंसी को जारी करने वाला दुनिया का 11वां देश बना है, 11वां देश। इसका मतलब आपकी हमारी 10 देश पहले ऐसे हैं जिन्होंने सीबीडीसी को शुरू कर लिया। 16 नवंबर की क्लास में हमने बात करी होगी कि दुनिया का पहला देश जिसने सीबीडीसी मुद्रा को आपकी जारी करा है वो था बहामास। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कैरेबियन कंट्री है। और 10वां देश जो है आपकी, इसको सबसे नवीनतम भारत से एकदम पहले सीबीडीसी मुद्रा को जारी करने वाला था जमैका। जमैका आपने नाम सुना होगा, क्रिस गेल वगैरह का, जो क्रिकेटर आपकी बहुत पॉपुलर है, वो जमैका से आते हैं। बहामास में सीबीडीसी नाम से जारी करी थी आपकी बहामियन सैंड डॉलर।
बहामियन सैंड डॉलर, ये ब है भैया, बहामियन सैंड डॉलर के नाम से जारी करी थी इन्होंने, और ये जारी करी थी इन्होंने 2020 ईस्वी में। और जमैका के द्वारा जारी किया गया था आपकी हमारी जैम डेक्सी के नाम से इन्होंने जारी करी है। जैसे हमने सीबीडीसी को ई रूपी के नाम से जारी करा है, क्योंकि भारत में आपकी रुपया करेंसी चलता है, तो हमने इसका नाम ई रुपया रख लिया। आपकी ई का मतलब जानता आपकी हमारी, यहाँ ध्यान से लिख लेना, ई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक, इसीलिए तो डिजिटल बोला जाता है। ई का फुल फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रॉनिक, इसको जरूर लिख लें। और जारी किसने करी है? जारी करी है भारत के केंद्रीय बैंक ने, लेकिन मान्यता प्राप्त किसके द्वारा है? सरकार के द्वारा। तो अगर सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो इसको अगर आप चाहें तो भौतिक मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं किसी भी बैंक के माध्यम से, या बैंकिंग करेंसी के रूप में भी, जो किसी भी बैंक की मुद्रा होती है उसमें भी परिवर्तित कर सकते हैं। आप इस क्लास को देखें, पूरी समझ में आ जाएगी ये वाली, है ना। तो ये आपकी थोड़ा सा है। अब मैं जो आपको आज की न्यूज में बताना चाह रहा हूँ वो ये खबर है कि इसको ना ई रूपी को भारत में दो श्रेणियों में आपको शुरू किया गया है। ई रूपी, अगर हम करेंसी के बारे में बात करेंगे तो ई रूपी करेंसी को भारत में दो श्रेणियों में आपको शुरू किया गया है ई रूपी को। एक तो इसकी श्रेणी जो है वो है आपकी भैया CBDCW, और एक इसकी श्रेणी है CBDCR। CBDC का मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और W का मतलब होता है होलसेल, होलसेल, ये वाला है ना, होलसेल। और CBDCR का मतलब होता है रिटेलर, रिटेलर, रिटेलर को हिंदी में बोलते हैं खुदरा, खुदरा, यहां खुदरा। और इसका मतलब आपकी हमारी यहाँ पर होलसेल का मतलब होता है थोक, ये वाला है ना। अब देखो क्या है, हमारे भारत में ये एक डेटा है, इसको आप लिखिए, CBDC को होलसेल थोक सेल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब हमने उस 16 नवंबर की क्लास में समझा रखा है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है किसी विशेष कार्य के लिए, और केवल एक प्रायोगिक तौर पर, एक परीक्षण के तौर पर जब किसी भी तथ्य को प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल या शुरू किया जाता है, तो उसे क्या बोल दिया जाता है आपके हमारी भाई, पायलट प्रोजेक्ट। तो CBDC को होलसेल थोक के लिए आरबीआई ने शुरू करा था। पायलट प्रोजेक्ट केवल एक परीक्षण के तौर पर अभी पूर्ण रूप से इसको शुरू नहीं करा है, 1 नवंबर 2022 ईस्वी को, ठीक है। अब देखो इसमें मैं थोड़ा बहुत बता दूं आपको, वैसे उस क्लास में पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। देखो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मतलब होता है प्रायोगिक किसी विशेष कार्य के लिए, थोक का मतलब होता है इसका प्रयोग केवल कुछ चुनिंदा वित्तीय संस्थान ही कर पाएंगे, यानी इसका प्रयोग जो होगा वो केवल आपके हमारे सरकारी क्षेत्र में ही आपका इसका प्रयोग होगा। तो केवल वित्तीय संस्थान ही, जब कोई बैंक से बैंक, बड़े बड़े आपकी बहुत बड़ा कोई भी व्यापारी, या केवल सरकारी क्षेत्र में जब कोई भी आपकी हमारी कारक इस्तेमाल होता है, तो उसको क्या कह देते हैं, होलसेल या थोक बोल दिया जाता है। आम जनता के लिए इसमें कुछ नहीं होता। प्रायोगिक तौर पर इसे 1 नवंबर को शुरू किया गया था। यहां डेटा पूरा देख लो 16 नवंबर की क्लास में। अब देखो यहां देख लें आप ध्यान से, जब CBDC को 1 नवंबर की डेट आपको याद ही होनी चाहिए, CBDC को आरबीआई ने लॉन्च करा था, तो इसके पार्टनर के रूप में, है ना, इसके पार्टनर के रूप में कुल मिलाकर 9 बैंकों को शामिल किया गया है, 9 बैंकों को शामिल किया गया है। यानी कि मतलब ये है कि 9 बैंकें शामिल होंगी, और इन 9 बैंकों में निजी क्षेत्र की बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक। निजी क्षेत्र का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर, और सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर, यानी सरकारी बैंकें भी हैं कुछ और कुछ प्राइवेट बैंक है। आप ऐसे समझ लें कि भारत की अर्थव्यवस्था का नाम सुना होगा ना आपने, कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्सचर इकोनॉमी, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर साथ काम करते हैं, उस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जो मैं बोला करूं उसको आप लिख लिया करो, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसीलिए भारत में बैंकिंग प्रणाली दो रूपों में काम करी, कुछ बैंकें प्राइवेट भी होती हैं और कुछ बैंकें पब्लिक भी होते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की है, जैसे HDFC बैंक आपकी निजी क्षेत्र की है। तो कुल मिलाकर आपकी बैंकों को जो इस प्रोजेक्ट में शामिल करा आरबीआई ने, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की आपकी, और ये CBDC होलसेलर की बात करें, कितनी बैंकों को शामिल करा गए, 9 बैंकों को आपकी हमारी ये वाला, है ना। तो 9 बैंकें इसमें सहायक के तौर पर आरबीआई के साथ काम करेंगी, उनके आप नाम लिख लें। एक बैंक है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, एक बैंक है HDFC, एक बैंक है HDFC आपकी हमारी पूरा नाम होता है होम
डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक है आपकी हमारी HSBC, इसका पूरा नाम लिखे हांगकांग एंड सिंगापुर बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ये भी है। एक है आपकी हमारी IDFC फर्स्ट बैंक, पूरा नाम लिखे भैया, पूरा लिखा हुआ आएगा। IDFC होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन फर्स्ट बैंक, ये अलग है। HSBC बैंक अलग है। HDFC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी हमारी ये चार बैंकें हो गई। उसके अलग आपकी हमारी एक बैंक है भैया बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, ये आप लिखें। एक बैंक है यस बैंक, यस बैंक है। एक है आपकी हमारी कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा बैंक, एक इसे इसमें शामिल किया गया है। देखो 4 5 6 7, उसके अतिरिक्त है आपकी हमारी एक यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक को भी इसमें आपकी हमारी शामिल किया गया है। टोटल आपकी हमारी प्रायोगिक तौर पर अगर इसकी बैंक की हम बात करेंगे तो इसमें आपकी टोटल मिलाकर जो शामिल किया गया है, देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC है, HSBC, IDFC बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक होगी आपकी हमारी, और एक इसमें है आपकी बैंक ऑफ इंडिया, ये बात बैंक ऑफ इंडिया। तो टोटल मिलाकर आपकी हमारी कितनी बैंकों को शामिल किया गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल मिलाकर 9 बैंकों को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था 1 नवंबर वाली CBDC होलसेल यानी कि थोक वाले स्वरूप में। थोक का मतलब जिसमें केवल वित्तीय संस्थान ही, आम जनता को कोई अधिकार नहीं होगा, वहां जाकर एक बार देख लें, केवल सरकारी डिपार्टमेंट में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बड़े व्यवसायों में। अब अगले तथ्य पर आते हैं जो आज के आपकी न्यूज में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, ये आप लिख लें, बैंकों के नाम जरूर भैया, आपको बैंकों के नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन सी 9 बैंकें हैं। अब जो CBDC आपकी दूसरे रूप में इस्तेमाल होती है ना, जिसमें CBDC का प्रयोग आम नागरिक भी कर सकते हैं, उसे बोला जाता है CBDCR यानी रिटेलर यानी कि खुदरा विक्रेता। जब कभी भी किसी भी तथ्य को आम जनता के लिए लॉन्च किया जाता है सरकारी या केंद्रीय बैंक के द्वारा, तो उस वाले तरीके को क्या बोला जाता है? आपके रिटेलर या खुदरा कहते हैं। अब इसमें लिखना CBDC को रिटेलर के लिए 1 दिसंबर 2022 ईस्वी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल किया गया है। यानी कि इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस्तेमाल करने का मतलब है इसको भी प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल किया गया, यानी आम पूरी जनता को इसके लिए प्रायोगिक तौर पर नहीं शुरू किया गया, केवल विशेष ही आपके हमारे क्षेत्र में इसका प्रयोग लेकिन हो चुका है रिटेलर के लिए। अब आप लिखना 1 दिसंबर 2022 ईस्वी को CBDCR यानी कि रिटेलर के रूप में आपकी 4 शहरों में इसे शुरू किया गया। ये जरूर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 4 शहरों में इसे शुरू किया गया है, 4 शहरों में इसे शुरू किया गया। उन 4 शहरों के आप नाम लिख लें, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु है कर्नाटका की कैपिटल, और एक आपकी भुवनेश्वर है उड़ीसा, है ना, उड़ीसा की राजधानी। तो भुवनेश्वर, बेंगलुरु, तो इसका मतलब ये हुआ भैया कि CBDCR को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कितने शहरों में 1 दिसंबर 2022 ईस्वी को आम जनता के लिए शुरू किया गया? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर आपकी हमारी इन 4 शहरों में शुरू किया गया है। अब इन 4 शहरों में जो शुरू किया गया है ना, इसमें कोई भी व्यक्ति P2P एक वर्ड आएगा, P2P का मतलब होगा आपकी हमारी पीपल टू पीपल, पीपल टू पीपल्स, है ना, यानी कि कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसका ट्रांजैक्शन आपके डिजिटल वे में कर सकता है। और एक वर्ड है आपकी P2M, इसका मतलब होगा पीपल टू मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब आप जानते हो, व्यापारी होता है भाई इसमें, है ना, मर्चेंट को हिंदी में व्यापारी कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा अगर किसी भी व्यापारी के यहाँ कोई QR कोड लगा हुआ है, QR कोड को तो आप जानते ही होंगे, है ना, अगर कोई भी QR कोड लगा हुआ है तो उसको स्कैन करके अपने मोबाइल के माध्यम से कोई भी एक व्यक्ति आपके व्यापारी को पेमेंट कर सकता है। 16 नवंबर की क्लास में हमने समझा रखा है कि ई-रूपी 2 तरीके से आपकी लॉन्च की गई है, एक टोकन आधारित है और एक अकाउंट आधारित है। अकाउंट आधारित आपकी, है ना, अब यहाँ जो शुरू किया गया है वो टोकन आधारित शुरू किया गया, अकाउंट आधारित के लिए वॉलेट का इस्तेमाल करेंगे।
टोकन आधारित के लिए आपकी हमारी किसी भी एक बैंक से आपको हमारी इसके लिए कोई भी एक टोकन परचेज करना पड़ेगा। मूल्य बराबर होगा, इस बार सीबीडीसी करेंसी का जो मूल्य होगा फिजिकल करेंसी के इक्वल होगा, यानी रुपए के बिल्कुल बराबर होगा, और उसी रूप में मान्यता प्राप्त होगी जैसे आपकी रुपया है। कितने शहरों में आपकी आर के लिए यानी आम जनता के लिए, इसको आपके रिटेलर के लिए, खुदरा विक्रेता के लिए शुरू किया गया 4 शहरों में। ये 4 शहर ये है। कब शुरू हुआ? 1 दिसंबर को। पायलट प्रोजेक्ट यानी कि आपकी हमारी, और कितने आपकी दोनों तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, पीपल्स टू पीपल और पीपल्स टू मर्चेंट। ध्यान रखना आपकी हमारी। अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना पीछे की, डब्ल्यू में कितनी बैंकों को आपकी हमारी इसमें शामिल किया गया है, सार्वजनिक निजी क्षेत्र की 9। ऐसे ही करके ये जरूर लिख लेना, सीबीडीसी को जब आपकी आर के लिए, आम जनता के लिए इसे आपकी शुरू किया गया है, तो आम जनता के लिए सीबीडीसी आर में कुल मिलाकर 8 बैंकों को शामिल किया गया है। 8 बैंकों को है। अब इन 8 बैंकों में वही प्राइवेट सेक्टर की बैंकें भी हैं कुछ, और कुछ आपकी हमारी निजी क्षेत्र की बैंकें भी हैं, है ना, पब्लिक सेक्टर की भी हैं और प्राइवेट सेक्टर की भी हैं। लेकिन एक शर्त है भाई, इन 8 बैंकों में से पहले चरण में केवल 4 बैंकों को ही शामिल किया गया है, केवल 4, यानी कि टोटल 8 बैंकें होगी, लेकिन पहले चरण में 1 दिसंबर को 4 बैंकें हैं। उन 4 बैंकों के आप नाम लिखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक आईसीआईसीआई बैंक है ना, उसके अलग आपकी हमारी एक यस बैंक है, और उसके अतिरिक्त आपकी हमारी एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। एक थोड़ी सी मिस्टेक है, आप थोड़ा सा आपकी हमारी करेक्शन कर लें, जो अभी मैंने 9 बैंकें बताई थी उनमें आपकी बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया उन बैंकों में नहीं है, आप उसको काट लें और उसकी जगह आईसीआई बैंक लिख लें भाई आपकी हमारी, है ना। जिन 9 बैंकों की अभी हम बात कर रहे थे, तो उन 9 बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, उससे थोड़ा सा वहां मिस्टेक हुआ, इसको आप सुधार लें और उसमें आईसीआई शामिल कर लें। यहाँ एसबीआई है, आईसीआई, इसका आपकी हमारी इंडस्ट्रियल, देखो मुझे ध्यान से सुन ले, इसका फुल फॉर्म आता है कई बार, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट। ये आपकी हमारी बैंक है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आपको याद ही है, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट, ये फॉर इंडिया, ये बैंक है आईसीआई, प्राइवेट सेक्टर की है। यस बैंक है, आईडीएफसी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन फर्स्ट बैंक है। तो 4 बैंक है पहले चरण में, बाद में अगर जरूरत जैसे जैसे होगी तो बाकी की 4 बैंकों को बाद में शामिल किया जाएगा। कितने शहरों में आपकी इसको आपकी शुरू किया गया पहले चरण में? केवल 4 शहरों में, है ना। अब याद रखें आपकी सीबीडीसी को आर यानी कि खुदरा के लिए, आम लोगों के लिए दूसरे चरण में, 9 शहरों में इसे शुरू किया जाएगा भैया, 9 शहरों में, 9 शहरों में इसे शुरू किया जाएगा। अब इन 9 शहरों के नाम लिखें, अभी इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। एक होगा इसमें अहमदाबाद, अहमदाबाद, है ना। एक इसमें होगा भैया हैदराबाद, हैदराबाद है, अहमदाबाद यानी गुजरात में, हैदराबाद आपकी तेलंगाना में पड़ेगा, आंध्र प्रदेश से अब चला गया है। एक पड़ेगा आपकी गुवाहाटी, गुवाहाटी है ना, असम में। एक पड़ेगा आपकी गंगटोक, सिक्किम में, है ना। एक पड़ेगा आपकी कोच्चि, केरला में, कोच्चि होगा, है ना। एक होगा आपकी हमारी पटना, बिहार की राजधानी है। एक हमारे राज्य की राजधानी यानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। एक इसमें होगा आपकी शिमला, शिमला है ना, ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और एक इसमें होगा इंदौर, जो मध्य प्रदेश का एक शहर है हमारी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरे चरण में 9 शहरों में, और जरूरत पड़ेगी तो बाकी की बैंकों को यहाँ शामिल कर दिया जाएगा। अभी केवल आपकी 4 बैंकों को शामिल किया गया, लेकिन 8 बैंक इसमें शामिल होंगी, उस बाद चरण में 9 होंगी। वहां बैंक ऑफ इंडिया को आप सही कर ले, उसके स्थान पर आपकी कौन सी बैंक शामिल की गई है? आईसीआईसीआई बैंक है आपकी हमारी, ये आपके है ना। टोटल आपकी हमारी इसको शुरू कर दिया गया, आरबीआई ने लॉन्च करा है, ऑथोराइजेशन आपकी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, ई रूपी नाम रखा गया, सबसे पहला हमेश था। लेकिन 1 दिसंबर की तिथि आप जरूर याद रखें, अभी केवल इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल किया गया है।
P2P भी इसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और P2M भी इसका ट्रांजैक्शन आपकी कर सकते हैं। दो प्रकार की होगी, टोकन आधारित होगी, उसके अतिरिक्त आपकी अकाउंट आधारित होगी, जिसके लिए वॉलेट का होना कंपलसरी होगा। वॉलेट का मतलब एक आपकी हमारी एक तरीके से हैंडलर का होना आपके लिए जरूरी होगा, जो मान्यता या तो किसी बैंक के द्वारा दी जाएगी या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा मान्यता दी जाएगी। वो 16 नवंबर की पूरी क्लास आपकी डिटेल में वहां हमने डाल रखी है, उसको एक बार जरूर मेमोराइज कर लें और देख लें, आपका ई रूपी पूरे का पूरा टॉपिक आपकी हमारी क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन शहरों के नाम जरूर याद रखें आपकी, कि पहले चरण में 4 शहर है और दूसरे चरण में आपकी कितने शहरों में इसको आपकी लॉन्च किया जाएगा भैया, दूसरे आपकी हमारी चरण में इसे आपकी लॉन्च किया जाएगा। टोटल मिलाकर कितने शहरों में इसे लॉन्च किया जाएगा? 9 शहरों में। तो इन्हें आप जरूर देखें एक बार जाकर। तो जो मैंने आपकी शुरू में आपकी आते ही इनमें से कुछ महोत्सव आपको गिनाए थे, उन्हें बड़ी ध्यान से लो आपकी याद करें और कोशिश करें ज्यादातर लोगों तक हमारी ये जानकारी पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि भाई किताबों के रटने से या ऐसे ही आपकी हमारी तथ्यों को पढ़ने से आपको एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, बल्कि जहां से चीजें चर्चा में आती है। अब इस पूरे टॉपिक का सिनेरियो किस पर टिका हुआ है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक का। तो आप भारतीय रिजर्व बैंक पर एक अच्छी से तैयारी करें, एक नोट बनाएं। गवर्नर होती है, डेप्यूटी गवर्नर होती है, 20 सदस्य होते हैं। गवर्नर होता है, 4 आपकी डिप्टी गवर्नर होती है, डेप्यूटी बोल दिया जाता है इंग्लिश में। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। कुछ हद तक हमने 16 नवंबर को बताया भी होगा, तो उस क्लास को जाकर एक बार जरूर देख लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपसे हम लोग बार बार बात करते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इनको आप जरूर शेयर करें और एक बार कोशिश करें सभी लोग ध्यान से देखा करें, बिल्कुल लास्ट तक आपकी और लिखा करें आपकी, है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे कल एक बार फिर नई क्लास के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं।